कंट्रोल रूम पुलिस को एक पुलिस वाला फोन कर कर कहता है कि साहब, जोली ग्रांड से मसूरी जाने वाले रास्ते पर एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीन कर 3 बाइक सवार बदमाश भाग गए हैं। और ये उधर भागे हैं जिधर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का काफिला गया है। हो न हो कहीं कोई ऐसी वारदात हो जाए, कोई बड़ी वारदात हो जाए, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था की जाए और पुलिस वाले भेजे जाए ताकि हम उन बदमाशों को पकड़ सके, उसका सामना कर सके, उसे गिरफ्तार कर सके। पहला फोन पहुंचता है, फिर दूसरा फोन पहुंचता है कि वे जंगल की तरफ भागे हैं, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, यानी कि पुलिस वालों को देखकर रास्ता बदल रहे हैं। तभी पुलिस की एक और टुकड़ी वहां पहुंच जाती है और उसके बाद तीसरा फोन किया जाता है कि साहब, आप अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो 3 बदमाश थे उनमें से 2 तो भाग गए हैं, लेकिन जिस बदमाश के पास हथियार था उस बदमाश को हमने इनकाउंटर में मार गिराया है। बस इतना था कि पूरे देश में एक तरह से वाहवाही शुरू हो जाती है और उत्तराखंड की सरकार भी अपने पुलिस वालों की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती। साथ ही बड़े बड़े अधिकारी भी उस पुलिस वालों की पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने से रोक दिया था। दरअसल ये घटना कैसी थी, कैसी नहीं थी, ये अगले दिन के अखबार में जो आने वाले कुछ पन्ने थे उसको पलटने के बाद ही पता चलने वाला था। लेकिन इसके बाद जो कुछ वक्त गुजर जाता है, जब सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि शायद ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सजा सुनाई गई थी। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून से 4 जुलाई 2009 को अखबारों के पन्ने पट जाते हैं, भर जाते हैं और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में छपता है कि राष्ट्रपति के काफिले पर हमला होने वाला था। उन बदमाशों को, एक बदमाश को मार गिराया गया है। और ये खबर न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग भी बहुत ही उत्सुकता से इस घटना को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये मामला क्या है। तभी ये खबर पहुंचती है गाजियाबाद का एक इलाका है शालीमार गार्डन, और यहाँ के रहने वाले रविंदर सिंह के पास भी यह खबर पहुंचती है। जब वो अखबार पढ़ रहे थे तो एक फोटो उसे दिखाई देता है। वो फोटोग्राफ किसी और का नहीं, उनके बेटे रणवीर सिंह का था। रणवीर सिंह का फोटोग्राफ देखकर उनके घर में मातम का माहौल छा जाता है, चीख पुकार मच जाती है, घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। उसके बाद यहाँ से परिवार के लोग बड़ी संख्या में, सारे परिजन इकट्ठे होकर सीधे देहरादून पहुँचते हैं। देहरादून पहुंचकर सबसे पहले पता लगाते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। पुलिस वाले कहते हैं कि उनका बेटा है, वो पोस्टमार्टम हाउस में है, वो उनका पोस्टमार्टम होने की तैयारी हो रही है। 4 जुलाई की बात थी, 5 जुलाई गुजर जाता है, 6 जुलाई गुजर जाता है। इस तरह से किसी तरह से घर वालों को उनके बेटे की लाश मिल जाती है और लाश मिलने के बाद घर वाले वापस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन हो रहा था कि उनका बेटा, जिस तरह से उनके बेटे को मारा गया है, वो इतना बड़ा बदमाश है और वो बदमाश हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका कोई भी पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन यह खबर पूरे टेलीविजन पर, न्यूज में, मीडिया में यह खबर तेजी के साथ फैल रही थी कि यह लड़का जिसका नाम रणवीर सिंह है, उसका एनकाउंटर जिसका हुआ था, वो बहुत बड़ा बदमाश था। और वो मीडिया वाले जब इस लड़के के घर वालों से बात करते हैं, वही लड़का जिसका एनकाउंटर हुआ था, तो उसके घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा बदमाश हो ही नहीं सकता, बल्कि उसने हाल ही में MBA कंप्लीट की है और उसके पास देहरादून से इंटरव्यू का कॉल आया था और उसका 3 तारीख को इंटरव्यू था और वो उस इंटरव्यू के लिए वो यहाँ देहरादून आया था। और वो लड़का 2 जुलाई के शाम को अपने घर से निकला था इंटरव्यू देने के लिए। 3 जुलाई को इसने इंटरव्यू दिया, घर वालों से इसने बातचीत की, इंटरव्यू बहुत सफल हुआ है। 4 तारीख को ज्वाइन करने की बात है, लेकिन अचानक
4 तारीख को ज्वाइन करता, वो घर पहुंचता, बातचीत होती, उससे पहले ही अखबारों के माध्यम से पता चल जाता है कि उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि इनका बेटा बहुत बड़ा बदमाश होता है, ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे। लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। घर वालों ने डेरा डाल दिया और डेरा डालने के बाद वो ये कहने लगे कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इंसाफ के लिए बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को ये बात बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है और उसके बाद पुलिस वाले उस पर लाठीचार्ज कर देते हैं और उसे बुरी तरह से उनके परिवार वालों को मारते हैं। और ये बात मीडिया वाले भी देख रहे थे। एक दिन पहले जहां वाहवाही हो रही थी कि पुलिस वालों ने इतनी बड़े वारदात को अंजाम देने से रोक दिया, उसके 2 साथी फरार हैं, उसके गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उधर एक खबर और छपती है कि एक लड़का है जो हाल ही में जिसे नौकरी लगी है, उसके घर वाले अपने बेटे के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस वालों ने उस पर लाठीचार्ज किया और उसके साथ ज्यादती की। ये दोनों खबर जब एक साथ चलती है तो लोगों के मन में उत्सुकता था कि आखिरकार सच्चाई क्या है, यही जानने की। धीरे धीरे करके ये बात माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार से होते हुए बड़े संख्या में लोगों तक पहुंचती है और देहरादून में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे वक्त गुजर रहा था तब एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिसे सुनने के बाद न केवल पुलिस वाले, घर वाले, गांव वाले या फिर जिसके पास भी यह खबर पहुंची, हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल 15 जुलाई को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि इस बदमाश को, उसको 1-2 नहीं लगभग 22 गोलियां लगी थी और वो भी बहुत ही करीब से गोलियां मारी गई थी। तभी घर वालों को शक होता है, लेकिन शक की गुंजाइश और तब बढ़ जाती है जब आगे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि उसके शरीर पर 28 चोटों के निशान थे, 28 जगह पर उनके शरीर में फ्रैक्चर था, उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। यह एक बहुत बड़ा सवाल था जिसकी वजह से उत्तराखंड की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। घर वालों ने एक डिमांड की थी कि पुलिस वाले इस मामले की जांच नहीं करेंगे, बल्कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय तरीके से होगी। तब सरकार ने सीबीसीआईडी के माध्यम से इस मामले की जांच कराने के आदेश दे दिया। सीबीसीआईडी जब इस मामले की जांच करने लगती है तो घर वालों को लगता है कि शायद यहाँ से देहरादून में उसे न्याय नहीं मिलेगा और इस मामले की जांच यहाँ पर सही हो ही नहीं सकती। तब कहीं जाकर घर वालों की दबाव के चलते उत्तराखंड की सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी और सीबीआई इस मामले की जांच को अपने हाथ में लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जब इस मामले की सीबीआई जांच कर रही थी तो सीबीआई ने देखा कि ये लड़का बागपत का एक हेकरी गांव है, वहां का मूल निवासी होता है और इसके परिवार के लोग शालीमार गार्डन गाजियाबाद में रहते थे। इस लड़के ने एमबीए की पढ़ाई की थी और एमबीए के पढ़ाई करने के दौरान बेहद होशियार और इससे पहले इसकी जिंदगी में एक भी मुकदमा शामिल नहीं था। ये लड़का सीधा 2 जुलाई की शाम को निकलता है देहरादून के लिए और देहरादून पहुंचकर वो अपने दोस्त राम कुमार के पास रुकता है। उसे कहता है कि मेरा अगले दिन इंटरव्यू है। अगले दिन इंटरव्यू होता है 3 तारीख को और इंटरव्यू होने के बाद उसे पता चलता है कि उसका इंटरव्यू बहुत ही शानदार गया है और इंटरव्यू लेने वालों ने कहा है कि अगर तुम चाहो तो देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगले दिन से ज्वाइन कर सकते हो। जब ये बात ये लड़का सुनता है तो वो अपने दोस्त राम कुमार को बताता है और कहता है कि यार बहुत जल्दी नौकरी लग गई है, कितनी खुशी की बात है, घर वालों को ये सरप्राइज दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ी पार्टी की जाए। वो अपने दोस्त की धर्मशाला के मोहनी रोड पर एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 9 में उसका दोस्त अशोक रहता था। उसको फोन करता है और कहता है कि अशोक तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों यानी कि राम कुमार और रणबीर सिंह आ रहे हैं और तुमसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह भी थी कि इसी दिन
3 जुलाई को देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उत्तराखंड के दौरे पर थी और उत्तराखंड के दौरे पर होने के चलते उनका जो काफिला था वो देहरादून के जौली ग्रांट से मसूरी जाने के लिए इनका काफिला निकलने के लिए तैयार था। इसीलिए जगह जगह बैरिगेटिंग कर दी गई थी। कोई भी व्यक्ति क्योंकि रास्ते पे वो वीआईपी रूट बन चुका था, वीवीआईपी रूट, उस पर कोई नहीं जा सकता था। तभी ये आरा घर के चौकी इंचार्ज जो होते हैं जेडी भट्ट, ये एक जगह अपने एक दो लोगों के साथ एक जगह रास्ते में नाकाबंदी किए हुए थे ताकि उस रास्ते पर कोई न जाए। तभी राम कुमार और रणबीर सिंह वहां पहुंचते हैं, दोनों दोस्त। जो रणबीर सिंह अभी इंटरव्यू देकर आया है, जो अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती करने, पार्टी करने जा रहा था। तभी उन्हें पुलिस वाला जो जेडी भट्ट रहता है वो रोक लेता है और कहता है आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, ये वीवीआईपी रूट है और यहाँ से राष्ट्रपति गुजरने वाली है। लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो उसका जो दोस्त होता है राम कुमार, वो कहता है कि हमें देर हो जाएगी, हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। जब प्रतिभा देवी सिंह आएगी तो आएंगी, वो निकल जाएगी, हमें उनसे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आपस में यहाँ बातचीत चल रही थी तो बातचीत चलते चलते वो पुलिस वाला जो था जेडी भट्ट, वो गुस्से में उसकी बाइक पर बहुत तेजी से एक डंडा मार देता है। ये बाइक होती है राम कुमार की, और जैसे ही इस पर डंडा मारता है, इस बात पर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच में अशोक कुमार को भी, जो कि रणबीर सिंह के दोस्त थे, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इत्तफाकन ये होते हैं कि तीनों दोस्त यहाँ मिल जाते हैं। तीनों दोस्त होते हैं, पुलिस वाले कम होते हैं। तभी रणबीर सिंह एक जोर का तमाचा मार देता है उस पुलिस वाले को, उस सब इंस्पेक्टर को, उस चौकी इंचार्ज को, क्योंकि उसने उसके गाड़ी पे डंडा मारा था और उसके दोस्त को थप्पड़ मारा था। जब दोस्त को थप्पड़ मारा तो रणबीर सिंह ने गुस्से में इस बात का बदला लेने के लिए न कि उस चौकी इंचार्ज को उठा के पटका, बल्कि उसे जोर से थप्पड़ भी मारा। आसपास के कई लोग इस नज़ारे को देख रहे थे अपने आंखों से, और बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस वाले और इसके बीच में बहुत ज्यादा नोकझोंक होने लगी। बाद में ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। 2 दोस्त भागने में सफल हो जाते हैं, राम कुमार और अशोक। रणबीर सिंह पकड़ा जाता है। तभी वो कंट्रोल रूम को फोन करके पुलिस वाले कहते हैं कि एक बदमाश है जो मेरी सर्विस रिवॉल्वर लेके भाग चुका है, इसीलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ। पुलिस वाले की टुकड़ी भी वहां पहुंच जाती है, और जब टुकड़ी वहां पहुंचती है तो वो लोग रणबीर सिंह को पकड़कर अपनी जीप में डालते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त रहता कहाँ है, उसके पास हमें लेके चलो। तभी जो वो धर्मशाला है वहां का मोहनी रोड पर एक फ्लैट नंबर 9 जो होता है, वहां पर जहां अशोक कुमार रहता था, वो लोग वहां सीधे वहां से धर्मशाला की उस फ्लैट की तरफ चल देते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं फ्लैट में ताला लगा हुआ था। उसके दोस्त दोनों में से कोई वहां पर नहीं था, न राम कुमार न अशोक कुमार। अब यहाँ से पुलिस वाले खिसियाए तो थे ही, परेशान थे ही। इस लड़के रणबीर सिंह को लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं, लेकिन वो थप्पड़ जो उस चौकी इंचार्ज को पड़ा था, उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में अभी तक थी। उस थप्पड़ को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था। यह बात धीरे धीरे पूरे चौकी में फैल जाती है। यह बात नजदीकी जो थाना है जिसके अंदर ये चौकी आती थी, वहां के इंस्पेक्टर तक भी ये बात पहुंच जाती है। वहां के पुलिस वालों के पास भी ये बात पहुंचती है। धीरे धीरे सब वहां पर जमा हो जाते हैं। अब थाने में जमा होने के बाद वो लोग लगातार उस लड़के के साथ हाथ साफ कर रहे थे। जो आ रहा था उसे मार रहा था, पीट रहा था, बहुत ही बुरी तरह से उसे मार पीट रहा था। मारते मारते उसकी कई हड्डियां टूट जाती है, कई जगह उसके शरीर फट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है और वो तड़पने लगता है बहुत ज्यादा। तब पुलिस वालों को लगता है कहीं यह छात्र मर ना जाए, इसीलिए इस छात्र का कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। तभी वो पुलिस वाले, जिसकी संख्या थी 18, वो पुलिस वाले सीधा उसे लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं और कंट्रोल रूम को फोन करते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यानी कि राष्ट्रपति का काफिला जिस ओर जा रहा है, उधर एक सर्विस रिवॉल्वर जो कि एक चौकी इंचार्ज की थी, उसे लूट कर 3 बदमाश उधर ही भागे हैं। तभी वो दूसरा फोन फिर से पुलिस वालों को कहा जाता है
कि और फिर तीसरा फोन कहा जाता है कि वो एनकाउंटर में मारा गया है। उसने लगातार पुलिस पर गोलियां चलाई थी। जब पुलिस पर लगातार गोली चल रही थी तो जवाबी कार्रवाई में आत्मसुरक्षा में हम लोगों ने गोली चलाई, जिसमें उसे वह मारा गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीबीआई की जांच जब होती है तो सच सामने आ जाता है, और जब सच सामने आता है तो उत्तराखंड की पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रदेश की पुलिस हिल जाती है। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इस मामले की गूंज अब न केवल उत्तराखंड में जबकि पूरे भारत वर्ष में फैल जाती है कि एक होनहार स्टूडेंट, एक छात्र जो अपने परिवार का लाडला था, एक छात्र जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला था, एक छात्र जिसने पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ कुछ हासिल किया, आगे बढ़ा, उसका अपना भविष्य संवारना था। पुलिस वाले ने एक थप्पड़ की वजह से उसे इतना मारा कि उसके शरीर के अंदर 28 जगह पर फ्रैक्चर पाए गए थे, और यहां से तसल्ली नहीं हुई तो उसे 22 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। चार्जशीट जब दाखिल हुई 4 जून 2014 को और 6 जून 2014 को सीबीआई ने इस मामले में दोषी पाते हुए 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और जैसे ही उम्र कैद की सजा सुनाते हैं तो यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला बन जाता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सजा सुनाई जाती है। उसके बाद मामला आगे चलने लगता है। आगे चलते चलते फिर पुलिस वाले हाई कोर्ट में जाते हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि घर वाले जो थे इस छात्र के, उसे यकीन नहीं था कि देहरादून में इस मामले की सही से सुनवाई होगी। उनकी वहां के न्याय व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हमारे बेटे को दिल्ली के अंदर उसकी केस की सुनवाई की जाए, वहां सुनवाई होगी तो उसके बेटे को इंसाफ मिलेगा। जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। और 18 पुलिस वालों को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है जो सीबीआई की विशेष अदालत होती है। इन 11 पुलिस वालों को वो माफी दे देते हैं। माफी देने का रीजन ये होता है कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाया जाता है, और 18 में से 7 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं अदालत के हिसाब से। और उन दोषी पुलिस वालों के नाम इस तरह से हैं, जिसमें इंस्पेक्टर SK जायसवाल होते हैं, चौकी इंचार्ज JD भट्ट होते हैं, कांस्टेबल अजीत सिंह होते हैं, SOG प्रभारी नितिन चौधरी होते हैं, SO राजेश बिष्ट होते हैं, नीरज यादव, चंद्रमोहन। और उसके बाद फिर ये मामला कहीं ना कहीं घर वालों को लगता है कि ये 11 पुलिस वाले जो छोड़ दिए गए हैं ये सही नहीं हुआ है। उधर 7 पुलिस वालों को लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और परिवार के लोग भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। परिवार के लोग इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सारे पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं देना जाना चाहिए। और 7 पुलिस वाले इसके लिए जाते हैं क्योंकि उसे 11 पुलिस वालों को माफ किया गया, वैसे इन्हें भी माफ कर दिया जाए। पूरे मामले की अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देगा क्या नहीं लेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से पुलिस वालों ने किया था वो बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही निंदनीय था। अगर छात्र की कोई छोटी मोटी गलती थी तो उसे कानून के दायरे में रहकर उसे सजा देना चाहिए थी, ना कि उसे मारना पीटना या उसका इनकाउंटर करना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आपके पास ऐसी और भी कहानियां लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।